कई लोगों के मन में ये भी भावना उठ रही है कि क्यों ना हम देश का नाम पूरी तरह से बदल ही दें। नहीं, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंडिया नाम भी आता सिंधु नदी से ही है। संविधान कहता ही है कि दोनों नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, भारत और इंडिया। तो फिर इतना विवाद हो ही क्यों रहा है? अगर हम चाहते हैं कि भारत नाम का इस्तेमाल हो तो फिर भारतीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करो ना। वो हमें करना नहीं है। हम बहुत चालाक लोग हैं, हम कहते हैं इस्तेमाल तो अंग्रेजी करनी है लेकिन इंडिया नहीं चाहिए। जो इंडिया नाम है वो आया अंग्रेजों से, खास अंग्रेजों से कोई खास ताल्लुक है ही नहीं। मैं इस पे भी थोड़ा प्रश्न करना चाहता था कि ये डीकोलोनाइजेशन है क्या? तो ये तो ठीक है कि डीकोलोनाइज मन को होना चाहिए। ये जिनको आप इन्फ्लुएंसर बोलते हो, इनको आप कॉलोनाइजर भी तो बोल सकते हो। दूसरे को ब्रेन वॉश करना एक प्रकार का कॉलोनाइजेशन है। बिल्कुल। तो एक तरह से डीकोलोनाइजेशन की बात तभी सार्थक है जब इंडिविजुअल फ्रीडम आपके लिए सबसे बिल्कुल ऊपर की, फ्रीडम ऑफ माइंड, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ये है डीकोलोनाइजेशन, डीफ्रैगमेंटेशन। नमस्कार सर। आजकल हमारे देश के दो नाम, इंडिया और भारत, ये काफ़ी सुर्खियों में हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम भारत का इंडिया के अपेक्षा ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसी विषय पे मैं जानना चाहता था कि सबसे पहले आप हमें ये समझाएं कि ये इंडिया और भारत दोनों नाम आते कहाँ से हैं? वो बात कुछ विशेष नहीं है, बहुत लोग जानते भी होंगे, सामान्य ज्ञान की बात है। भारत कहाँ से आता है इससे ज़्यादातर लोग परिचित हैं। तो 3 स्रोत हैं हमारे पुराने, और तीनों से जो भारत नाम है वो पाया जा सकता है। सबसे पहले तो ऋग्वेद है, जिसमें जो भरत कुल है उसकी बात है, और महाभारत है तो उसमें दुष्यंत हैं, शकुंतला हैं, और उनके जो बेटे हैं बड़े सम्राट राजा भरत, उनकी बात है। और इसके अलावा जो एक तीसरा स्रोत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कई इतिहासकारों का तो ये मानना है कि वास्तव में जो भारत का नाम है वो इस तीसरे स्रोत से ही आ रहा है। हालांकि हम मानते ये हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत से आ रहा है, पर ज़्यादा जो स्कॉलरली दृष्टि है विद्वानों के मत में वो ये है कि उदाहरण के लिए जैसे पुराणों में उल्लेख आता है इनका कि जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, उनके जो पुत्र थे, कहते उनके 100 बेटे थे, तो उनके 100 बेटों में जो पहले चक्रवर्ती सम्राट थे वो भरत थे। तो कहते हैं कि भारत का नाम उनके नाम पर पड़ा हुआ है। तो खैर कहीं से भी आ रहा हो, ऋग्वेद से आ रहा हो, पुराण से आ रहा हो, महाभारत से आ रहा हो, ये तीनों ही पूरे तरीके से स्रोत स्थानीय ही हैं, नेटिव हैं, स्वदेशी हैं, भारतीय हैं। तो भारत तो यहाँ से आ रहा है और बड़ा अपना सुंदर नाम है भारत। और उसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि भारत एक अच्छा, ऊंचा और गौरवपूर्ण नाम है, और उसका जो ओरिजिन है, उसका जो स्रोत या उद्गम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो तो ठीक ही है। अब आते हैं इंडिया पर। तो इंडिया नाम वहीं से आ रहा है जहाँ से हिंदू नाम आया है। बीते दिनों पर इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को स्पष्टता मिली गई होगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिली है उनके लिए हम बताए देते हैं कि ये इंडिया नाम ठीक वहीं से आ रहा है जहाँ से हिंदू शब्द आया है। जहाँ से हिंदू शब्द है वहीं से इंडिया शब्द है। तो हिंदू शब्द कहाँ से आया है वो हमको पता है, वो सिंधु नदी से आया है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है
और आजकल भारत में कम बहती है, पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है। भारत में भी थोड़ा है उसका, मतलब 1100 किलोमीटर वो भारत में भी बहती है लद्दाख से होकर के, फिर उधर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, सिंधु नदी। तो ये तो विभाजन के बाद हुआ कि सिंधु पाकिस्तान में बहने लगी। पहले जो पश्चिम के लोग थे उनके लिए सिंधु नदी ही भारत की पहचान थी, क्योंकि आई पश्चिम से रहे तो सबसे पहले उनको सिंधु नदी ही मिलती थी। तो जैसे सबसे पहले तो जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी हुआ वो फारस ही हुआ, ईरान। तो ईरान के एक प्रसिद्ध शासक हुए थे डेरियस। तो डेरियस ने जब सिंधु नदी को देखा और तो उन्होंने भारत देश का नाम ही, जो लोअर इंडस बेसिन हुई ना, मतलब सिंधु नदी का समझ लीजिए जो बिल्कुल दक्षिणी मुहाना है, जहाँ पे वो अंततः जा कर के सागर से ही मिल जाती है। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया क्या कि उन्होंने उसको बोला हिंदू। क्यों? क्योंकि फ़ारसी भाषा में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर स जो है वो ह जैसा ज़्यादा बन जाता है। तो सिंधु नदी के आधार पर उस जगह पर रहने वाले लोग, पूरे जो आज का देश है भारत, पूरे उस भारत देश के नहीं, सिर्फ समझ लीजिए कि जैसे आज जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया हिंदू। तो वो नाम चल पड़ा। अब सा का ह बन चुका है, सिंधु से हिंदू बन गया। क्यों? क्योंकि इनकी ज़बान ऐसी थी फारसियों की। अब उसके बाद बात और ज़्यादा पश्चिम की ओर बढ़ती है। बात जब और पश्चिम की ओर बढ़ती है तो उस क्षेत्र में पहुंचती है जिसको आज आप एशिया माइनर बोलते हो, ठीक है। और वहाँ पर जो भाषा थी और वहाँ पर जो फोनोलॉजी थी, जो उच्चारण जैसा था, तो उन लोगों ने फिर इस हिंदू को इंदू बना दिया। तो सिंधु से बना हिंदू, हिंदू वही जिसके नाम पे आज सब लोग जो हैं अपने आप को हिंदू बोलते हैं। तो सिंधु से हिंदू और हिंदू से बना इंदू। अब ये वो संस्कृत वाला हिंदू नहीं है, हिंदू माने चंद्रमा भी होता है, तो संस्कृत वाला हिंदू नहीं है ये, बिल्कुल जो आपका एकदम जो पश्चिमी आपका एशिया है वहाँ वाला हिंदू है। तो वहाँ बन गया। तो उसी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ जो यूरोप का देश है वो है ग्रीस। तो फारसियों ने हिंदू करा, एशिया माइनर में वो बन गया इंदू। और वहाँ से बिल्कुल पड़ोस में क्या है? ग्रीस। तो ग्रीस में एक इतिहासकार हुए मेगास्थनीज नाम से। तो डेरियस जो थे ये हुए आप समझिए ईसा पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी के, और मेगास्थनीज उस काल के थे जिस समय भारत में मौर्यों का शासन था, दूसरी तीसरी, हाँ, ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी उसी समय के थे। तो मेगास्थनीज ने तो खैर भारत की यात्रा भी करी थी खूब, वो पाटलिपुत्र तक भी पहुँचे थे और ये सब यात्रा वगैरह करी मेगास्थनीज ने। और उन्होंने जो अपना पूरा वृतांत लिखा उस किताब का नाम ही उन्होंने दिया इंडिका। किताब का नाम ही है इंडिका। और वो जो इंडिका थी वो भारत का इतिहास थी। हालांकि वो किताब अब मिलती नहीं है, लेकिन उस किताब के कुछ अंश या कुछ उद्धरण अन्य जगहों पर मिलते हैं, तो उससे उस किताब के बारे में कुछ पता चलता है। तो उन्होंने नाम दिया अपनी किताब का इंडिका, और ये जो क्षेत्र था इसको उन्होंने नाम दिया इंडिया। कौन सा क्षेत्र? जिसको फारसियों ने बोला था हिंदू क्षेत्र, वो तो सिर्फ सिंध था, वो सिंध जो अभी पाकिस्तान में है। जिसको मेगास्थनीज ने बोला इंडिया, वो थोड़ा सा व्यापक क्षेत्र था, पर उसमें भी
बस समझ लीजिए उत्तर भारत था, और उत्तर भारत में भी बस अधिक से अधिक जहाँ तक आज का बिहार और झारखंड है वहाँ तक, विंध्याचल से ऊपर का, विंध्याचल से उत्तर की तरफ का पूरा क्षेत्र, विंध्याचल से उत्तर की तरफ और बंगाल से पश्चिम की तरफ, इस क्षेत्र को कहा गया था इंडिया। तो ये चलता रहा। फिर मैगस्थनीज ने किताब लिख दी, और वहाँ से फिर वो बात और ज़्यादा जो मेनलैंड यूरोप है उधर प्रवेश करती है, तो इटली पहुँचती है, रोम पहुँचती है, और फिर वहाँ से वो जो शब्द था इंडिया, वो शब्द ओल्ड इंग्लिश में चला गया, और ओल्ड इंग्लिश में जाने के बाद वो शब्द फिर न्यू इंग्लिश में भी आ गया, और अंग्रेज़ों के माध्यम से फिर वो लौट करके वापस आ गया भारत में। तो इंडिया शब्द ऐसे चलता है। और ये समझना होगा कि इंडिया शब्द कोई ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज़ों ने भारत को दे दिया है। इंडिया शब्द ठीक वहीं से आ रहा है जहाँ से हिंदू शब्द आता है, जहाँ से हिंदू शब्द आता है, और दोनों ही शब्द आ रहे हैं सिंधु नदी से। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंडिया शब्द है वो सिंधु नदी से चला है पश्चिम की ओर यात्रा करके, और पश्चिम की ओर यात्रा करके ईरान, और फिर एशिया माइनर, तुर्की, फिर ग्रीस, फिर यूरोप, फिर उसके बाद उधर और ब्रिटेन, और फिर वहाँ से वो यात्रा करके फिर भारत पहुँचा है। तो इंडिया शब्द वहाँ से आया है, और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया शब्द भले ही उठता सिंधु नदी से हो, लेकिन वो उतना नेटिव तो नहीं ही है जितना भारत शब्द है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो ये स्वागत करने की ही बात है, ये अच्छी ही बात है। देश का नाम भारत हो, ये बात तो अच्छी ही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। कई लोगों के मन में ये भी भावना उठ रही है कि क्यों ना हम देश का नाम पूरी तरह से बदल ही दें। नहीं, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संविधान है हमारा वो तो कहता ही है कि दोनों ही नाम इस देश के हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। हाँ, उस पर ज़रूर विवाद हो सकता है कि आप इंडिया दैट इज़ भारत कह रहे हो तो क्या जो इंडिया नाम है वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है। और इस बात को लेकर के जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें भी बहुत बहस हुई थी। और तो ठीक है, उसको मतलब करा जा सकता है ऐसा कि भारत दैट इज़ इंडिया, और वो बात भी अगर वैसा कुछ करा जाए तो वो चीज़ भी उचित ही होगी। क्योंकि देखिए, जो हमारा प्राथमिक नाम है वो भारत हो, ये बात समीचीन, उचित, सम्यक, प्रॉपर तो है ही है, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है कि ये हो रहा है। जहाँ तक नाम की बात है तो ये एक अच्छी ही बात है कि अगर लोग भारत नाम का ज़्यादा प्रयोग करें बजाय इंडिया नाम के। हालांकि इंडिया नाम भी आता सिंधु नदी से ही है, इंडिया नाम भी आता वहीं से है जहाँ से हिंदू नाम आता है। तो ये भी हमें दूसरी बात याद रखनी होगी। सर, जब संविधान कहता ही है कि दोनों नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, भारत और इंडिया, तो फिर इतना विवाद हो ही क्यों रहा है? विवाद की कोई ज़रूरत तो नहीं है, नाम तो दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। संविधान कहता ही है भारत बोल लो, इंडिया बोल लो। देखो, ये मुद्दा नाम से ज़्यादा ना भाषा का है। हम चाह क्या रहे हैं कि भाषा तो हम पश्चिम की इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी, लेकिन उस भाषा में जो नाम हो वो पश्चिम का ना हो, वो भारत का हो। अब कोई समस्या हो ही ना बिल्कुल ज़रा भी, अगर आप हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी सारी बातचीत में और लिखा पढ़ी में हिंदी का ही इस्तेमाल करो तो हिंदी में तो भारत ही चलता है, और बाकी सब भारतीय भाषाओं में भी भारत ही लिखते हैं हम अपने देश को जी। समस्या तब आती है जब हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो हो जाता है
इंडिया। अब हम चाह क्या रहे हैं कि इस्तेमाल तो अंग्रेज़ी ही करते रहें और बोलें लेकिन भारत। और मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भाई हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करो और जो अपनी सब देशी भाषाएं हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करो, मैं तो उनका समर्थक हूँ। और अगर आप अपनी ही भाषाओं का प्रयोग करोगे तो फिर तो भारत नाम स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त तो होगा ही होगा। अब क्या होता है ना, एक उदाहरण से समझो आप। अंग्रेज़ी में टी होता है, हिंदी में चाय होता है। आप हिंदी में बात करोगे तो आप कहोगे ही कि मुझे चाय पिला दो, पर आप अंग्रेज़ी में बोलो गिव मी सम चाय, तो बात थोड़ी अजीब है ना। आपको चाय ही बोलना है तो आप हिंदी में बात करो ना। अंग्रेज़ों के पास उसके लिए एक दूसरा नाम है। इसी तरह से और कई बातें हो सकती हैं। आप बोलें कि आई वुड लाइक सम प्याज, तो अजीब है। अब अंग्रेज़ी ही बोलनी है तो प्याज क्यों बोल रहे हो, फिर अनियन बोलना पड़ेगा ना। इसी तरीके से आपकी जो अब खाने पीने की बात कर रहे हो तो हल्दी, जीरा, भिंडी, टमाटर, इन सब के अंग्रेज़ी में अपने नाम होते हैं जी। आप टमाटर नहीं बोलोगे, भिंडी नहीं बोलोगे अंग्रेज़ी में। और ये बात सुनने में अजीब लगेगी कि हम खाने पीने के सामानों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात देशों के नामों पर भी कुछ हद तक लागू होती है। बात अभी हमने थोड़ी सी मजाक में कर दी, लेकिन बात गंभीर है। ये बात देशों के नामों पर भी लागू होती है, समझिएगा आप। अब चीनियों के लिए, चीन के निवासियों के लिए अपने देश के लिए अपनी भाषा में एक नाम है, ठीक है, और वो उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं चीनी लोग अपने? जोंग्यू, 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 ठीक है। अब वो अपने देश को जोंग्यू बोलते हैं। हिंदी में हम उसी देश को चीन बोलते हैं जी। अंग्रेजी में उसी देश को चाइना बोला जाता है। अब चीन के निवासी अगर अपनी भाषा का प्रयोग करें तो कोई समस्या ही नहीं है ना, वो बोलेंगे जोंग्यू। लेकिन अगर किसी वजह से चीन के निवासी हिंदी का इस्तेमाल करने लगें तो हिंदी में तो चीन को चीन ही बोलोगे ना, हिंदी में जोंग्यू नहीं चलेगा। आप यहाँ हिंदी लिखते हो तो चीन बोलते हो, और हिंदी जब आप लिखते हो तो चाइना भी नहीं बोलते, ना जोंग्यू बोलते हो। तो नाम तो भाषा के साथ चलता है ना, समझिए। जो सूत्र आ रहा है वो ये है कि नाम भाषा के साथ चलता है जी। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करोगे उसी भाषा के हिसाब से आपको नाम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो आप हिंदी में उसे क्यों नहीं लिखते हो यूनाइटेड, आप हिंदी में लिख देते हो संयुक्त राज्य अमेरिका जी। रशिया है, आप हिंदी में रशिया क्यों नहीं लिखते, आप रूस क्यों लिखते हो जी? क्योंकि भाषा बदलते ही नाम बदल जाता है भाई। अगर हम चाहते हैं कि भारत नाम का इस्तेमाल हो, और भारत अच्छा सुंदर नाम है, अगर हम चाहते हैं कि भारत नाम का इस्तेमाल हो तो फिर भारतीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करो ना। वो हमें करना नहीं है, हम बहुत चालाक लोग हैं, हम कहते हैं इस्तेमाल तो अंग्रेजी करनी है लेकिन इंडिया नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ भारत बोलो, लेकिन फिर देशी भाषाओं का इस्तेमाल करो। और आप कोई भी देश ले लो, आपको न जाने कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर भाषा स्वयं निर्धारित कर देती है कि नाम क्या होगा। आप अरब में चले जाएंगे, वो भारत को हिंद बोलते हैं। तो ये तो भाषा पर निर्भर कर रहा है ना। और ये बहुत ज़्यादा होता है कि भाषा के हिसाब से जो जगह है उसका नाम बदल जाता है। अंग्रेज़ बोला करते थे सीलोन, श्रीलंका को वो श्रीलंका के निवासी श्रीलंका बोलते हैं। मैं खुद भी देख रहा था, तो जैसे हमारे पड़ोसी देश ही हैं भूटान, तो भूटान की जो अपनी भाषा है वो दूसरी है, तो उसको बोलते हैं द्रुक्युल। अब उनकी भाषा में वो द्रुक्युल ही कहलाएगा, लेकिन आप भूटान बोलते हैं जी, ठीक है जी। अब लेकिन अगर जो भूटानी लोग हैं वो अपनी भाषा छोड़ के आपकी भाषा बोलने लगे, मान लीजिए हिंदी बोलने लग गए, तो वो भी फिर भूटान बोलेंगे। तो वो तो नाम के साथ भाषा चलती है, भाषा के साथ नाम चलता है जी, है ना। तो जर्मनी का भी यही है, और जितने भी दूसरे देश हैं जी, उन सब के नाम उनकी भाषाओं में कुछ होते हैं और विश्व की दूसरी भाषाओं में कुछ होते हैं जी। और आप ये कह भी दें कि मैं अपने देश का जो औपचारिक नाम है, फॉर्मल नाम है, वो मैं भारत कर रहा हूँ, तो भी अगर चीन के लोग भारतीयों को या भारत को इंडू बोलते हैं तो आप उनको रोक तो नहीं पाओगे ना। नहीं।
क्योंकि अब ये जो बात जो है ये भाषा और संस्कृति की हो गई है जी। आप समझ रहे हो। इसी तरह आपने चीन वालों से पूछ करके तो उनको चीन बोलना नहीं शुरू करा ना। वो अपने आप को ज़ोंग्यू बोले, चाइना बोले, आप तो उनको चीन ही बोल रहे हो ना। तो अगर वो अपना औपचारिक नाम कुछ भी रखें, ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि चीन वाले अपनी भाषा में अपने देश को क्या बोलते हैं। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि अंग्रेजी में उसको चाइना बोलते हैं, उसके बाद भी हम हिंदी में तो उसको चीन ही बोले जा रहे हैं ना। तो आप चीन ने अपना कुछ भी नाम रखा हो, हिंदी वाले तो उसको चीन ही बोलेंगे। तो वो ठीक भी है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अब अगर चीन वाले ये कहें कि उन्हें भी हिंदी बोलनी है, वो ऐसा करेंगे नहीं। ज़्यादातर लोग अपनी ही भाषा में काम करते हैं, इसीलिए उनकी प्रगति होती है। चीन की प्रगति चीनी भाषा में काम करके हुई है, जापान की प्रगति जापानी में काम करके हुई है। भारत अकेला है जिसको अंग्रेजी पकड़ के रखनी है। ठीक है, अंग्रेजी भी पकड़ के रखनी है लेकिन नाम भी भारत करना है। अब अगर चीन के लोग हिंदी पकड़ लें तो हिंदी में ज़ोंग्यू नहीं होगा, ये दोहरा रहा हूं मैं, और हिंदी में चाइना भी नहीं होगा, हिंदी में तो चीन ही होगा। तो भाषा की बात है। तो क्या बोलूं मैं इसको, ये हम एक अपने साथ ही चालाकी कर रहे हैं और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक और मुद्दा है जो अब हम अलग अलग बहुत सारे नामों की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है, बहुत सारे नाम माने बहुनामी। हमारे यहाँ ऐसा रहा है कि जो कोई ऊंची इकाई होती है, चाहे वो ऊंचा व्यक्तित्व हो कोई, या कोई ऊंचा क्षेत्र हो, यहाँ तक कि कोई ऊंचा ग्रंथ भी हो अगर, तो बहुनामी रहता है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं पोलियोनिमस, जहाँ पर एक के ही कई नाम होते हैं, एक के ही कई नाम होते हैं। और वो जो कई नाम होते हैं वो लाभप्रद होते हैं क्योंकि वो उस एक के कई अलग अलग आयामों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अब हम भारत कह रहे हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि महाभारत में ही जो भरत राजा थे तो उनके सब वंशज थे, तो उन्हीं भरत से भारत आया है संभवतः। तो अगर आप भगवद गीता को लें जो मेरा सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ है, तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कई बार भारत कहकर संबोधित करते हैं, भारत। तो अर्जुन भारत है क्योंकि वो भरत से आ रहे हैं, तो अर्जुन भारत हैं। अब उन्हीं अर्जुन को कभी कौंतेय भी कहते हैं, कभी पार्थ भी कहते हैं, कभी गुडाकेश भी कहते हैं। यह है बहुनामी होना कि अर्जुन के कई नाम हैं। इसी तरह जब अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं तो कभी कहते हैं ऋषिकेश, कभी कहते हैं मधुसूदन, कभी कहते हैं केशव। आप समझ रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। तो जो कुछ भी हमारे यहाँ पर वृहद होता है, बड़ा होता है, उसको हम जानबूझ के बहुत सारे अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। हम चाहते ही नहीं कि उसका एक ही नाम हो, हम चाहते हैं स्वयं ही कि उसके बहुत सारे नाम हो। तो और उन सब बहुत सारे नामों का अपना अपना गौरव होता है और अपनी अपनी जगह होती है, अपना अपना स्थान होता है। भारत की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप जी, आर्यवर्त जी, हिमदेश या हिमवर्त जी, चाइना में त्यांजू भी बोलते हैं वो लोग। एक कोई चीनी नाम आप बता रहे हो, त्यांजू। तो ऐसे न जाने, और इधर की तरफ अपने हमारे ईरान और अरब की तरफ चले जाओ तो हिंद। भारत में हिंदुस्तान भी बोलते थे जी। तो इसी तरह भारत के भी न जाने कितने नाम हैं, भारत के भी बहुत नाम हैं। तो वो सब नाम रहते हैं और उन नामों की अपनी अपनी जगह है। और बिल्कुल ठीक है, भारत एक बहुत उपयुक्त नाम है। और भारत नाम के साथ अगर भारतीय भाषा भी आगे बढ़े तो फिर किसी विवाद की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी जी। नहीं तो फिर हम यही करते रहेंगे कि नामों की कटनी छटनी करते रहेंगे। उससे शायद हम पता नहीं सार्थक कितना क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने एक राष्ट्रीय अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, बिना जाने कि भारत शब्द कहाँ से आया है, बिना जाने कि
इंडिया कहाँ से आया है, बिना जाने कि नामों का मनोविज्ञान क्या होता है, बिना जाने कि भारत में पोलियोनिमिज्म चलता रहा है, हम ये सब विवाद खड़ा कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान तो मैंने यही बताया भाई कि अपनी स्वस्थ बढ़िया समृद्ध देशी भाषाएं हैं, उनका इस्तेमाल करो। हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, असमिया है, गुजराती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी भाषाओं में तो हम भारत बोलते ही हैं। तो नौकरियों में जो प्रवेश हो वो देशी भाषाओं से हो, मेडिकल की पढ़ाई देशी भाषा में हो। हाँ, आप देखोगे कि ज़्यादातर देश जिन्होंने ज़बरदस्त तरक्की करी है उन्होंने अपनी भाषाओं के माध्यम से ही करी है, और जो जो देश थे जो इधर उधर की भाषाओं पे आश्रित रह गए उतनी वो प्रगति कर भी नहीं पाए हैं। अंग्रेज़ी का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमने एक मनोवैज्ञानिक दास्ता पाल ली है उसका तो मैं विरोधी हूँ ही ना। और वो दास्ता इंडिया को भारत करने से नहीं चली जाएगी, वो दास्ता फिर भाषाई गुलामी से ही मुक्त होने से जाएगी। तो कॉलोनिज्म की लोग बात करते हैं, तो जो कॉलोनियलिटी है उसका बहुत बड़ा जो प्रमाण है वो तो भारतीयों की भाषाई आश्रयता में ही है। पर मैं इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तर्क है, वो कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया से भारत की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने आप को डीकोलोनाइज्ड बनाएंगे। डीकोलोनाइज किस अर्थ में? डीकोलोनाइज इस तरह से कि वो कहते हैं कि जो इंडिया नाम है वो आया अंग्रेज़ों से, जो कि जैसा आपने भी बताया कि उसका अंग्रेज़ों से कोई खास, अंग्रेज़ों से कोई खास ताल्लुक है ही नहीं। हाँ। लेकिन ये जो भावना है डीकोलोनाइजेशन की, मैं इस पर भी थोड़ा प्रश्न करना चाहता था कि ये डीकोलोनाइजेशन है क्या, और क्या ये नाम बदलने से और इन सब चीज़ों करने से नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि ये नाम कोलोनाइजेशन का प्रतीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने आके भारत को कोलोनाइज करा जी, और फिर यहाँ पर वो एक विदेशी नाम छोड़ गए, इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, तो यहाँ से इंडिया। ठीक है, तो वो अगर हम वो नाम हटा देंगे तो हमारा कोलोनाइजेशन भी हट जाएगा। जी, वो ये कह रहे हैं। हाँ, उस मतलब उस और एक कदम बढ़ाएंगे हम, उस और एक कदम बढ़ाएंगे। अब यहाँ बात जो है वो दो तरफा है। एक और तो ये जो मंसूबा है कि मन को डिकोलोनाइज होना चाहिए, ये तो स्वागत योग्य ही है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन क्या है? उपनिवेशवाद, कहीं पर जा करके अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेना, अपना उपनिवेश स्थापित कर लेना। ये कंडीशनिंग ही तो है ना एक तरीके की। आप किसी के मन में घुस गए हो, ठीक है, और आपने वहाँ अड्डा बना लिया है, आपने वहाँ जा करके अपनी छावनी बना ली है, अपनी कॉलोनी बना ली है, आप बसने लग गए हो दूसरे की जगह पर, तो ये बात कहीं से न्याय संगत तो नहीं ही है। तो ये तो ठीक है कि डीकोलोनाइज मन को होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये इंडिया भारत ये करने से डीकोलोनाइजेशन कितना हो पाएगा इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखो, जो हमारा वास्तविक कॉलोनाइजेशन है ना, अगर हम ये भी बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें कॉलोनाइज़ किया, तो अंग्रेज़ों ने हमें जिस तरीके से कॉलोनाइज़ कर रखा है वो तरीके दूसरे हैं भाई। इंडिया भारत के तरीके से उन्होंने हमें नहीं कॉलोनाइज़ कर रखा है। और जब मैं अंग्रेज़ बोल रहा हूँ तो मैं उसमें कह दूंगा, मान लो पूरा जो वाइट मैन ही है, उसमें मैं यूरोप अमेरिका दोनों को ही सम्मिलित किए ले रहा हूँ, और जोड़ दो उसमें छोटा सा ऑस्ट्रेलिया भी। तो अगर आप यही कहोगे कि पश्चिम ने आपको कॉलोनाइज़ कर रखा है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कर रखा है। फिर आप कहोगे कि पश्चिम ने कॉलोनाइज़ कर रखा है और उस कॉलोनाइजेशन को हटाने की दिशा में इंडिया की अपेक्षा भारत का इस्तेमाल करना एक बड़ा कदम है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि शायद हम ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं कि हम कितने ज़्यादा तरीक़ों से और कितनी गहराई तक कॉलोनाइज्ड हैं। कॉलोनाइजेशन का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह जा करके दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह के मन पर आधिपत्य कर ले। क्योंकि वो जो ज़मीन पे कब्जा करने वाला कॉलोनाइजेशन था वो तो अब होता नहीं।
तो अब तो कॉलोनाइज्ड माइंड की बात होती है कि किसी के मन पे कब्जा कर लिया आपने। ज़मीन का कब्जा तो कब का ख़त्म हो गया, वो तो चले गए ज़मीन छोड़ छाड़ के। तो आज जिस कॉलोनाइजेशन की बात होती है वो ये होती है कि उन्होंने आपके मन पर अभी भी कब्जा कर रखा है। ठीक है, कि पश्चिम ने भारत के मन पर अभी भी कब्जा कर रखा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ पश्चिम ने भारत के मन पे कब्जा कर रखा है, लेकिन आप उसमें अब ये कहोगे कि देश का नाम बदलने से वो कॉलोनाइजेशन कुछ कम होगा, इसमें मुझे संदेह है। संदेह इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं, जैसा मैंने कहा, कि हम कितने तरीकों से और किस हद तक कॉलोनाइज्ड हैं। ठीक है, आप डीकोलोनाइज तो तब होगे ना जब पहले आपको पता हो कि आप कितने कॉलोनाइज्ड हो। बीमारी तब ठीक होती है ना जब पहले पता चलता है कि बीमारी कितनी गहरी है, कहाँ लगी हुई है और क्या चीज़ है बीमारी। जब ये सब पता लगता है तब आप बीमारी हटाते हो। तो डीकोलोनाइजेशन के लिए पहले कॉलोनाइजेशन का हमें पता होना चाहिए। कई तरीके का कॉलोनाइजेशन है भारत में, और ये ख़तरनाक बात है कि हम जानते भी नहीं हैं कि हम कितनी बुरे तरीके से दुनिया से प्रभावित हैं और दुनिया का अंधानुकरण करते हैं, चूँकि अपनी हमें कुछ खबर नहीं है, अपना होश नहीं है, इसीलिए दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं। चूँकि हमारे भीतर हीन भावना है तो इसीलिए दूसरे जो कुछ भी कर रहे होते हैं हमको वही ठीक लगने लग जाता है, हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत तरीके का कॉलोनाइजेशन है भारत में। आप कुछ उदाहरण से बताएंगे कि मतलब किस तरह से मैं समझूं इस कॉलोनाइजेशन को? देखो, हर चीज़ जो शुरू होती है ना, वो शुरू होती है दर्शन से। दर्शन, हम शायद ये जानते नहीं, लेकिन हम में से हर व्यक्ति एक दार्शनिक होता है। जो लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें फ़िलॉसफी से नफ़रत है, वो भी होते फ़िलॉसफर ही हैं, और ये उनकी फ़िलॉसफी होती है कि उन्हें फ़िलॉसफी से नफ़रत है। तो हर व्यक्ति के पास अपना एक जीवन दर्शन होता है। कुछ लोगों ने दर्शन शास्त्र फ़िलॉसफी पढ़ रखी होती है और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ रखा होता, लेकिन फ़िलॉसफी ज़िंदगी की होती सबके पास है। तो जो भारत का पहला कॉलोनाइजेशन हुआ है, सबसे गहरा, प्राथमिक, वो फिलोसॉफिकल है, दर्शन के स्तर पर है। भारत का जो दर्शन था वो भीतर की ओर देखने वाला था, स्वयं को। कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा मन कैसे काम करता है, मेरी कामना कहाँ से आती है, मेरे विचार कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। तो भारत की जो प्राथमिक जिज्ञासा थी वो खुद को लेकर के थी, और जो पश्चिम का पूरा दर्शन था वो बहिर्मुखी था। वो दुनिया को जानना समझना चाहता था। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, इनका खेल क्या है, अणु परमाणु का खेल क्या है। तो पश्चिम बाहर की ओर देखता रहा, भारत भीतर की ओर स्वयं को देखता रहा। हमारा जो कॉलोनाइजेशन हुआ है वो सबसे पहले इस तरह से हुआ है कि हमने भी पश्चिम की नकल करते हुए भीतर को देखना छोड़ दिया है। हमारे लिए जो बाहर सब बिखरा हुआ संसार है ना, यही बहुत बड़ी चीज़ हो गया है कि ये बाहर जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, यही तो सब कुछ है। ये है असली कॉलोनाइजेशन। हमारा जो दिमाग है वो पश्चिम की नकल में बाहर ही बाहर को देखने लग गया है, बाहर ही बाहर को देखने लग गया है। और उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है, जब आप बाहर को देखोगे तो आप एक कंजम्पशन सेंट्रिक जीवन जीने लग जाओगे, क्योंकि बाहर तो सब चीज़ें ही चीज़ें ही चीज़ें ही चीज़ें हैं ना, और आपको लग रहा है ये जो दुनिया में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं यही बहुत बड़ी बात है। तो अब ये सब चीज़ें बड़ी बात है तो उन चीज़ों को भोगना भी फिर बड़ी बात है, तो आप भोगवादी हो जाओगे। भौतिकवादी होने का एक सीधा परिणाम होता है भोगवादी हो जाना। आप देखोगे तो भारत भी भोगवादी हुआ जा रहा है। यह है कॉलोनाइजेशन।
जो पश्चिम का आइडियल था वो था कंजम्पशन, और रहा है हमेशा से, एरिस्टोटल के ज़माने से। और जो भारत का आइडियल था वो था मॉडरेशन, इफ नॉट रिनंसिएशन। यदि त्याग नहीं तो कम से कम संयम। और पश्चिम का आदर्श रहा है भोग। अब आप कह तो ये रहे हो कि हम अपनी पुरानी पहचान वापस पाएंगे, अब हम स्वयं को भारत कहेंगे, यह देश भारत कहलाएगा। आप अपनी पुरानी पहचान वापस पाना चाहते हो, पर आप जीवन जीना पश्चिम के तरीके से चाहते हो, तो आपने अपनी वास्तविक पहचान कहाँ पाई? आप जी तो पश्चिम के तरीके से ही रहे हो ना। पश्चिम का दर्शन है बहिर्मुखी, आप भी लगातार बाहर की ओर देख रहे हो। कौन आत्म जिज्ञासा कर रहा है भारत में? कौन आपको आत्मज्ञान को आतुर दिखाई देता है? और पश्चिम जीता है कामना के तल पर, एस्पिरेशन के तल पर, कंजम्पशन के लिए। एस्पिरेशनल आइडियल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर भोग सकूं तो मेरा जीवन सफल है पश्चिम में। और भारतीय भी अब यही करने लग गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोग लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लूँ। ये है असली कोलोनाइजेशन। ये हुआ पश्चिम से दबा हुआ मन, पश्चिम की नकल करता हुआ मन, कि वो लोग भोगते हैं तो मैं भी भोगूंगा। जबकि भारत का जो उच्चतम आदर्श रहा है वो संयम का रहा है। और संयम एक नीति की तरह नहीं, मोरालिटी या एथिक्स की तरह नहीं, नैतिकता वाली बात नहीं है कि संयम रखना है। संयम ऐसे कि पता है कि उसको बहुत भोग करके भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे जो चीज़ मिलनी है वो दूसरी है, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा ना। जहाँ कुछ मिलना नहीं है वहाँ ज़्यादा कोशिश करके फ़ायदा क्या? तो भारत का दर्शन कुछ बातों को समझता था कि ये जो बाहर सब ये फैला हुआ है, इससे सही संबंध क्या रखना है। भारत ने इस बारे में बहुत विचार करा है, और बहुत विचार करने के बाद कहा है कि इससे भोग का संबंध रख करके कोई लाभ होता नहीं है। तो असली चीज़ है अपने आप को भीतर देखना और अपना चेतना का स्तर बढ़ाना, समझ बढ़ाना, और दुनिया में फिर राजा की तरह जीना। राजा की तरह कैसे जीना? कि हम आश्रित नहीं हैं बाहर की चीज़ों पर। जो किसी पे आश्रित ना हो वही राजा, वही बादशाह है। तो भारत ने जो ये आंतरिक बादशाहत थी, इसका सूत्र पाया, इस पे बहुत ध्यान दिया, और अब हम भी बाहर की चीज़ों के पीछे भागने लग गए हैं। तो ये हुआ एक तरह का कोलोनाइजेशन। जो इसी से संबंधित अगला कोलोनाइजेशन हो गया, वो हो गया फिर समझ लो साइकोलॉजिकल, मानसिक या मनोवैज्ञानिक। हम यही जानना चाह रहे हैं ना कि हम किस तरीके से पश्चिम से प्रभावित हैं। तो हमने कहा कि पश्चिम के प्रभाव का एक नाम था इंडिया, हम हटाए दे रहे हैं, और हमारा अपना स्वदेशी नाम है भारत, हम उसको रखेंगे, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। पर अगर आपको पश्चिम का प्रभाव हटाना ही है तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, और ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम जो कोलोनाइजेशन का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो माइंड के लिए, ये जो मन है, इसके लिए पश्चिम के पास सबसे बड़ा आदर्श है हैप्पीनेस। पश्चिम कहता है कि साहब ज़िंदगी इसलिए है कि आप खुश हो जाओ। भारत ने हैप्पीनेस को कभी आदर्श नहीं माना। ना आदर्श है हैप्पीनेस और ना अंतिम शिखर है हैप्पीनेस। भारत के लिए जो साइकोलॉजिकल आइडियल था वो था लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति, सुख नहीं, मुक्ति। और पश्चिम के लिए सुख, हैप्पीनेस। भारत कहता था कि सुख से कहीं ज़्यादा ऊंची चीज़ है सुख और दुख दोनों से मुक्ति, और भारत ने उसको आनंद का नाम दिया। अब आनंद जैसी कोई चीज़ पश्चिम के शब्दकोश में है ही नहीं। लेकिन अब पश्चिम के प्रभाव के कारण हम भी आनंद की जगह सुख की ओर भागते हैं। उनकी जो पूरी साइकोलॉजी है वो हैप्पीनेस की है। कहते हैं ह्यूमन हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल प्रोग्रेस, एंड हैप्पीनेस इज अचीव्ड थ्रू कंजम्पशन। ये पश्चिम का दर्शन है। हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड हैप्पीनेस इज अचीव्ड थ्रू कंजम्पशन।
अब यही बात भारत ने भी मान ली है मनोवैज्ञानिक तल पर कि हाँ साहब जी तो हम अपनी खुशी के लिए रहे हैं। हर आदमी जो अपनी खुशी के लिए जी रहा है वो पश्चिम का अंधानुकरण कर रहा है। और हो सकता है कि वो यहाँ पर कह रहा हो स्वदेशी स्वदेशी, वो कह रहा हो मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में उसका लक्ष्य प्रसन्नता है, खुशी, हैप्पीनेस, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप पश्चिम के अनुयायी हो, आप नकल कर रहे हो उनकी। क्योंकि भारत ने कभी कहा ही नहीं कि आदमी जीता अपनी खुशी के लिए। भारत ने कहा कि ये खुशी तो दुख का दूसरा नाम है, और सुख हमेशा एक आशंका के साथ आता है कि कहीं मिट ना जाए, और मिटता तो है ही। सुख तो हमेशा क्षणिक होता है, जब तक सुख रहेगा तब तक आशंका बनी रहेगी कि दुख ना आ जाए, और जब दुख का कष्ट होता है तब आशा बनी रहती है कि सुख आ जाएगा। ले देखे दोनों ही स्थितियों में जो उच्चतम मानसिक बिंदु है उसको तो आप कभी पा ही नहीं पाते ना, आप सुख दुख का झूला झूलते रहते हो। भारत ने कहा ये झूला में झूलना ही नहीं, हमें आनंद चाहिए। और आनंद क्या है? सुख दुख दोनों से निवृत्ति। ऐसा सुख जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता उसको आनंद बोलते हैं। तो भारत का जो मानसिक या मनोवैज्ञानिक आदर्श था उसका नाम था मुक्ति, और मुक्ति के लिए ही दूसरा नाम है आनंद। पर भारत ने अपना आदर्श त्याग दिया और भारत भी सुखवादी हो गया। तो ये है ना असली कॉलोनाइजेशन। अब ये कॉलोनाइजेशन नाम बदलने से नहीं जाएगा, ये कॉलोनाइजेशन बदलने के लिए इंसान का मन बदलना पड़ेगा, और बहुत अथक बड़े ज़बरदस्त प्रयास किए जाने चाहिए इंसान का मन बदलने के। क्योंकि अगर आप सुखवादी हो तो ले दे के आप पाओगे दुखी बहुत सारा। जिन्होंने हमें समझाया था कि ये सुख के पीछे भागने में कुछ नहीं रखा है, सुख की दौड़ खत्म कर दो, उसको ही आनंद बोलते हैं, वो बहुत समझदार लोग थे ना, इसलिए उन्होंने हमें समझाया था कि ये खत्म करो ये चक्कर। पर हम उनकी बात नहीं मान रहे। हम किन की बात मान रहे हैं? हम जो हमारे पाश्चात्य आदर्श हैं उनकी बात मान रहे हैं। वो हमें बार बार दिखाते रहते हैं कि देखो ऐसा है वैसा है, इतनी चीज़ें हैं, ऐसे भोगो वैसे भोगो तो सुख मिलेगा, और हम एकदम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये हो गया दूसरे तरीके कॉलोनाइजेशन। हमने पहला कौन सा बोला था? फिलोसॉफिकल। और दूसरा क्या हमने बोला? साइकोलॉजिकल। इसी से जुड़ा अब जो तीसरे तरीके का कॉलोनाइजेशन है इंडियन माइंड का, वो है रिलीजियस। जो पश्चिम का रिलीजन रहा है वो गॉड सेंट्रिक रहा है। वो एक डुअलिस्ट गॉड सेंट्रिक रिलीजन रहा है। ठीक है, डुअलिस्ट माने दो हैं, एक गॉड है और एक गॉड का क्रिएशन है। एक गॉड है और एक गॉड का क्रिएशन है, और एक गॉड है और जो पूरा धर्म है वो इसलिए है ताकि आप गॉड के बताए रास्ते पे चल सको, और अंततः आप गॉड की कृपा पालो, आपको स्वर्ग वगैरह मिल जाए। ये रिलीजन है पश्चिम का। जो पश्चिम दिशा से जो भी धर्म आए हैं, सेमिटिक रिलीजन सारे, सब में यही बात होती है। कुछ हद तक वो बात भारत में भी रही है, लेकिन भारतीय धर्म में जो बिल्कुल विशेषता रही है, यूनिकनेस रही है, एक्सक्लूसिविटी रही है, जो चीज़ पश्चिम में पाई ही नहीं जाती, वो रही है कि भारत ने अपना ध्येय, धर्म का अंतिम ध्येय बनाया अद्वैत सत्य को। पश्चिम ने धर्म का अंतिम ध्येय किसको बनाया? द्वैतवादी गॉड को, कि दो तो हैं ही हैं, एक गॉड है और एक हम हैं, हम दोनों अलग अलग हैं, तो ये द्वैत है। और भारत ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब ठीक है, ये कि आप एक ईश्वर या एक रचयिता की कल्पना कर रहे हो और कह रहे हो उसने रचना करी है, ये जो पूरा ब्रह्मांड उसकी रचना, ये सब बातें, ये सब ठीक है, लेकिन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो अद्वैत है। अद्वैत है, और गॉड आखिरी बात नहीं है, आखिरी बात सत्य है। तो पश्चिम ने पकड़ा गॉड को और भारत ने पकड़ा सत्य माने ट्रुथ को, और ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पश्चिम की धर्म की पूरी अवधारणा द्वैतवादी रही, और भारत में भी कुछ द्वैतवादी धाराएं बाद में आ गईं, पर अगर आप मूल वेदांत को देखोगे तो वो अद्वैतवादी ही है। हालांकि बाद में उसके कुछ द्वैतवादी भाष्य भी किए गए, वो सब ठीक है, अलग बात है। लेकिन ये जो अद्वैत है ये भारत का अनूठापन है, ये हमारी खासियत है, विशेषता है, ये पश्चिम में नहीं पाया जाता। और सत्य को आखिरी मानना,
सबसे बड़ा सत्य है, कोई और नहीं बड़ा है, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये बात विशुद्ध भारतीय है और भारत ने ये बात त्याग दी। धर्म के क्षेत्र में भी भारत पश्चिम जैसा हुआ जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में भी भारत पश्चिम जैसा हुआ जा रहा है ना। तो ये हुआ ना कॉलोनाइजेशन। हम चाहते हैं कि जैसे उनके धर्म है वैसे ही हमारे धर्म हो जाएं। और पश्चिम की दिशा से 3 प्रमुख धर्म है, वो हम जानते ही हैं, ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म। हम चाहते हैं हम उन्हीं के जैसे हो जाएं। और जहां कहीं भी द्वैतवाद होता है ना, वहां कट्टरवाद जरूर होता है। तो हम भी चाह रहे हैं हम भी उन्हीं की तरह कट्टर हो जाएं। और भारत में भी बहुत सारी द्वैतवादी धाराएं, वो भी अपना नहीं, हम ही सही है, हम ही सही है, हम ही सही है। और अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत कहता है देखो, ये जितनी धाराएं हैं इन सब को अंततः विलुप्त हो जाना है। कोई 2 धाराएं बचनी नहीं है। अद्वैत, कोई भी 2 अलग अलग धाराएं बचनी नहीं है। सबको जाके अंततः एक ही समुद्र में लीन हो जाना है। तो जहाँ अद्वैत होता है वहाँ सहिष्णुता होती है, वहाँ समझ होती है। और जहाँ द्वैत होता है आमतौर पर वहाँ कट्टरता ज़्यादा पाई जाती है। और भारत में भी यही हो रहा है। ये हुआ ना कॉलोनाइजेशन, ये हुआ ना। जहाँ कहीं भी गॉड होगा वहाँ एक बिलीफ सिस्टम होगा और कहानियाँ होंगी। तो पश्चिम के धर्म में बिलीफ की बड़ी जगह है, मान्यता की। तुम मानो, विश्वास करो, विश्वास करो। धार्मिक आदमी को कहते हैं बिलीवर। धार्मिक लोगों को संबोधित करना होता है तो कहते हैं ओ बिलीवर्स। भारत में अनूठापन यह है कि हमने कहा नहीं 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 नहीं, बिलीफ नहीं। धर्म का मतलब बिलीफ नहीं है। धर्म का मतलब विश्वास नहीं, विवेक है। भारत ने कहा धर्म का मतलब मानना नहीं है, जानना है, जिज्ञासा के माध्यम से। और ये बात हम छोड़े दे रहे हैं। हम भी अपने धर्म को उन्हीं के धर्म जैसा बना देना चाहते हैं कि बस मान लो। और क्या मान लो? ऐसा है वैसा है, कुछ किस्से, कुछ कहानियां, एक बिलीफ सिस्टम है, अब तुम भी उस बिलीफ सिस्टम का पालन करो। तो ये हुआ ना कॉलोनाइजेशन, कि आप इतना दब गए उनसे कि आपने अपना धर्म भी उनके धर्म जैसा बना डाला। और आपको अब इस बात में बड़ा गौरव अनुभव होता है कि हमारा धर्म उनके ही धर्म जैसा हुआ जा रहा है। ये है असली कॉलोनाइजेशन। इस कॉलोनाइजेशन को हटाने की ज़रूरत है। और नहीं हटाओगे तो जो भारत की विशेषता है, खासियत है, मौलिकता है, हम उससे हाथ धो बैठेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हमने 2-3 तरीके के कॉलोनाइजेशंस की बात करी। बड़े बड़े ये महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके द्वारा हम कॉलोनाइज्ड हैं और इनको हटाने की बड़ी गहरी ज़रूरत है। हमने कहा फिलोसॉफिकल कॉलोनाइजेशन, कि अंतर्मुखी होने की जगह हम बहिर्मुखी हो गए। एस्पिरेशनल, कि हमारी कामना ये हो गई कि भोगो भोगो, कंजम्पशन करो। और उसी कंजम्पशन से पश्चिम ने आज क्लाइमेट चेंज जैसी क्राइसिस खड़ी कर दी है। और अब हम भी उसी कंजम्पशन को फॉलो करना चाहते हैं। और आप ये सोचो कि 140 करोड़ भारतीय अगर उसी स्तर का कंजम्पशन करने लग गए जिस स्तर का कंजम्पशन एक अमेरिकन या एक यूरोपियन करता है, तो पृथ्वी इतने संसाधन कहाँ से लाएगी? लेकिन हर भारतीय का उच्चतम आदर्श ये है कि मैं भी उतना ही कंजम्पशन करूं जितना एक औसत अमेरिकन करता है। ये हुआ ना कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, कि आप बिल्कुल उनके जैसा बन जाना चाहते हो। अच्छा, अमेरिकन तो नहीं कह रहा कि मैं उतना कंजम्पशन करूं जितना इंडियन करता है। तो अमेरिकन इस मामले में भारतीय से स्वतंत्र है। वो भारतीय का अनुगमन नहीं करना चाहता, भारतीय की नकल नहीं करना चाहता, पर भारतीय अमेरिकन की नकल करना चाहता है। कहता है मुझे भी और अपना भोग बढ़ाना है, अपना भोग बढ़ाना है। यहाँ तक कि आपकी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो यही कह रही है किसी तरह से जीडीपी और बढ़ाओ, जीडीपी और बढ़ाओ। और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी के नाम पे सरकारें चल रही हैं कि जीडीपी इतना, जीडीपी उतना, जीडीपी उतना। ये तो वेस्टर्न आइडियल है ना, ये आपका तो कभी रहा नहीं। यही तो कॉलोनाइजेशन की निशानी है कि आप कितने कॉलोनाइज्ड हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि पर कैपिटा अगर कंजम्पशन एक इंडियन 1/3 भी करने लग गया एक अमेरिकन का, तो इस पूरी पृथ्वी में आग लग जाएगी। 10 पृथ्वियां भी पूरी नहीं पड़ेंगी अगर एक भारतीय एक अमेरिकन जितना कंजम्पशन करना शुरू कर दे। 10 पृथ्वियां भी पूरी नहीं पड़ेंगी। यह है भयावह नतीजा मेंटल कॉलोनाइजेशन का। और फिर तीसरी चीज हमने क्या कही
कौन से तरह का कॉलोनाइजेशन? साइकोलॉजिकल कि साइकोलॉजिकल हम भी कह रहे हैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हर आदमी घूम रहा है हैप्पीनेस, मुझे भी हैप्पीनेस चाहिए। अरे भाई, भारत ने कभी हैप्पीनेस को महत्व दिया ही नहीं है। भारत ने जॉय और ब्लिस की बात करी और वो हैप्पीनेस से बहुत अलग चीज़ होती है। भारत ने लिबरेशन फ्रॉम हैप्पीनेस की बात करी है, एंड लिबरेशन फ्रॉम हैप्पीनेस इज कॉल्ड जॉय। जॉय इज व्हेन यू नो मोर हैव द नीड फॉर हैप्पीनेस, यू आर सो कंटेंटेड विद इन कि अब हैप्पीनेस की नीड है ही नहीं, इसको जॉय बोलते हैं, आनंद। मेरे भीतर एक ऐसी पूर्णता आ गई है कि अब मुझे खुशी जैसी किसी छोटी चीज़ की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, ये आनंद है। और भारत ने अब इस चीज़ से इतना किनारा कर लिया है कि जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ, ये लोग जब सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या? साहब, यही तो विशुद्ध देशी दर्शन है, यही तो भारतीयता है। और आपको देखिए, आप कितनी दूर छिटक गए भारत से कि अब आप इस बात को सुन रहे हैं तो आपको समझ में ही नहीं आ रही है बात, आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी कोई बात हो भी सकती है। ये है असली कॉलोनाइजेशन, और ये कॉलोनाइजेशन नाम बदलने से नहीं जाएगा। फिर हमने रिलीजियस कॉलोनाइजेशन की बात की कि आप अपने धर्म को भी, सनातन धर्म को भी पश्चिमी धर्मों जैसा बनाए दे रहे हो। किन तरीकों से? पहला, सत्य की जगह गॉड को प्राथमिकता दे करके। भारत में जो अनूठी बात रही, हमने कहा सबसे ऊपर सत्य है, सबसे ऊपर ब्रह्म है। वेदांत की विषय वस्तु क्या है? सत्य। सत्य, इधर उधर की बातें नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। बहुत अंतर है ब्रह्मा और ब्रह्म में। ब्रह्मा के बारे में आपके पास बहुत कहानियां हो सकती हैं, ब्रह्म को लेकर कोई कहानी कही ही नहीं जा सकती। तो भारत का जो धर्म था वो कहानियों से बहुत हटा हुआ धर्म था। ब्रह्म की परिभाषा ही यही है कि जिसके बारे में कोई कहानी नहीं कही जा सकती, उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन पश्चिम के सब दर्शनों, सब धर्मों में कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे जन्म हुआ, फिर वो आगे बढ़े, फिर यहाँ हुआ, फिर गॉड ने ऐसा बोला अपने बेटे से। ये सब कहानियाँ हैं। और भारत ने भी अपने धर्म को कहानियों का धर्म बना डाला, ठीक वैसे जैसे पश्चिम में चलता है। हमने ऐसी नकल कर डाली पश्चिम की। ये है कॉलोनाइजेशन। समझ में आ रही है बात जी? तो हम बहुत तरीक़ों से कॉलोनाइज्ड हैं, और बहुत ये एक संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम जब इस पे काम करना ही चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस पे फिर पूरा काम हो ना, यही ना हो बस कि नाम बदल दिया तो उससे हो जाएगा। इसी को एक और तरीके से समझ सकते हो। अभी दो तरीक़ों से बात करूँगा मैं। एक याद दिलाइएगा, एक एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववादी कॉलोनाइजेशन, और दूसरा कल्चरल। और कल्चरल में भी खास तौर पे मैं भाषा की बात करूँगा, वो मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है। एग्जिस्टेंशियल कॉलोनाइजेशन क्या है कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट एट ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वहां पर हम इस तरह से कॉलोनाइज हुए हैं कि पश्चिम में जो पर्पस ऑफ लाइफ रहा है वो रहा है लोडिंग ऑफ द ईगो, और पैसा आ जाए और ज्ञान आ जाए और अनुभव पालूं तरीके के। ये पश्चिम में उद्देश्य रहा है जीवन का। भारत में जो उद्देश्य रहा है जीवन का वो बिल्कुल अलग रहा है। वो रहा है अनलोडिंग ऑफ द ईगो, माने डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो। कितना विपरीत है। वहां पर सफल व्यक्ति उसको माना जाएगा, एक सफल जीवन वो माना जाएगा जहां आपने और ज्यादा पा लिया, ईगो की और लोडिंग हो गई। कि अब मैं ज्ञानी हूं, मैं माने ईगो, मैं बोलने लग गया, मैं अब ज्ञानी हूं। ये पश्चिम का आदर्श रहा है। और भारत का आदर्श रहा है अनलोडिंग ऑफ द ईगो, कि मैं जिन जिन चीज़ों से जुड़ा भी हुआ था, मैंने उनकी व्यर्थता देख ली, उनका छोटापन देख लिया, और बोला अरे मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, मुझे तुमसे चिपक कर रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भारत ने कहा कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का उद्देश्य, पर्पस है डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो, अहम का विगलन। लेकिन आज कहाँ कोई भारतीय अहम का विगलन करना चाहता है। सब भारतीय वही करना चाहते हैं जो उन्हें पश्चिम ने सिखाया है। हम भी तो अपनी ईगो लोड ही करना चाहते हैं तरीके से। तो ये कॉलोनाइजेशन हो गया। हटाना है तो ये कॉलोनाइजेशन हटाओ ना। हाँ जी। फिर कल्चरल,
हमारी शोले भी बनती है तो उनकी 10 पिक्चरों से अलग अलग सीन उधार लेकर के बनती है। अभी बात सुन के बहुत लोगों को धक्का लग जाएगा, मुझे ही बड़ा धक्का लगा था क्योंकि पिक्चर तो मुझे ही पसंद है। कौन भूल सकता है जय वीरू, गब्बर ठाकुर और बसंती को, तो मुझे ही बहुत पसंद है। मुझे भी जब पता चला कि ये तो हॉलीवुड वेस्टर्न्स की कॉपी है, मुझे ही बड़ा बुरा लगा था। और फिर जब मैंने सीन बाय सीन देखा कि ये शोले का फ्रेम देखो, ये उधर का फ्रेम देखो, तो मैं कहा यार ये क्या है। ये है कल्चरल कॉलोनाइजेशन। आपका संगीत पश्चिम के पीछे पीछे चल रहा है, आपका सिनेमा, अभी हमने बात करी, सिनेमा उनके पीछे पीछे चल रहा है, आपका विचार उनके पीछे पीछे चल रहा है, आपका खान पान उनके पीछे पीछे चल रहा है। ये कल्चरल कॉलोनाइजेशन। और पीछे चलने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आपके पास उसके लिए कोई सम्यक तर्क हो। भाई मैं किसी भी बात को सिर्फ इसलिए तो नहीं ठुकरा सकता कि वो बात किसी और की है, वो बात दूसरे की है, लेकिन अगर बढ़िया है तो मैं उसे निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहूँगा। पर मैं किसी बात को इसलिए स्वीकार करूं कि उसकी है तो अच्छी ही होगी, तो ये तो कॉलोनाइजेशन है। मैं किसी बात को इसलिए स्वीकार करूं कि भाई बात में दम है, मैंने उस बात का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, विचार करा, अपनी बुद्धि अपनी विवेक से जांचा परखा और बात मुझे ठीक लगी तो मैं स्वीकार कर रहा हूं। ऐसे में किसी दूसरे की चीज़ स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं। लेकिन आप अंधानुकरण कर रहे हो, अंधी नकल कर रहे हो, भेड़ की तरह पीछे पीछे चल रहे हो, इसमें तो बुराई है ना। जी, समझ में आ रही है बात। भाषा कल्चर का एक हिस्सा, संस्कृति का एक हिस्सा होती है भाषा। अब कहाँ है भारत में जो भारत की मिट्टी से उठी हुई भाषाएं हैं उनके प्रति प्रेम? बताओ। आज आप एक छोटे कस्बे में भी चले जाइए तो वहाँ पर सब माँ बाप अपने बच्चों को किसी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं। और जो एक धंधा भारत में इस वक्त खूब फल फूल रहा है वो है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश कोचिंग का। हाँ, हम तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। ये है कॉलोनाइजेशन, ये हम हटाना नहीं चाहते। भारत बोल देने से क्या होगा? ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये देवनागरी लिख भी नहीं सकती, ये BHARAT ही लिखेगी, इसे भ बनाना भी नहीं आता। ये जो नए स्कूल आ रहे हैं मेट्रोज में, इनमें तो बहुतों में हिंदी अब पढ़ाते ही नहीं है। बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं इसको तो ज़रा सी भी हिंदी नहीं आती, और उन्हें गौरव का अनुभव होता है, कहते हैं ज़रा भी हिंदी नहीं आती इसको, माँ के दूध के साथ ही इसको अंग्रेज़ी पढ़ाई थी हमने। ये है ना असली कॉलोनाइजेशन। भारत नाम की बड़ी वकालत कर रहे हैं, बहुत लोग हैं भारत 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 नाम की बड़ी वकालत कर रहे हैं, पर वो जो सारी वकालत कर रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं। BHARAT भारत नाम की बहुत पैरवी कर रहे हैं कि भारत नाम होना चाहिए, लेकिन जो पूरी पैरवी चल रही है, जो पूरी वकालत चल रही है, वो चल अंग्रेजी में रही है। ये है ना असली कॉलोनाइजेशन। इसको करो डिकॉलोनाइज। मैं नहीं कह रहा हिंदी में ही हो, अरे भाई तुम पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली किसी में भी कर लो, हाँ, पर करो ना इसी मिट्टी से उठी हुई किसी भाषा में कर लो, भोजपुरी में कर लो, संस्कृत में कर लो, किसी में कर लो। अगर डिकॉलोनाइज करना है तो मुझे अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर डिकॉलोनाइज करना है, जो कि करना चाहिए, क्योंकि कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड इज कंडीशनिंग ऑफ द माइंड एंड कंडीशनिंग ऑफ द माइंड इज द बॉन्डेज ऑफ द माइंड। ये बात बिल्कुल सच है। मन अगर दूसरे के प्रभावों से दबा हुआ है तो मन बंधन में है, और मन के बंधनों को हटाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो वो जो डिकॉलोनाइजेशन है, कि जो मानसिक उपनिवेशवाद है, उसको हटाया जाए, मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन पूरा करो ना। ये ऊपर ऊपर का काम करने से कोई फ़ायदा बहुत होगा नहीं। कि बस नाम बदल दिया, ये कर दिया, क्या हो जाता है उससे? मैं इसमें एक पक्ष और समझना चाहता हूँ कि जैसे आज हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंटरनेट के युग में जीते हैं, तो यहाँ पे तो हमेशा रहेगा कि आइडियाज़ का आदान प्रदान जो है एक फ्री फ्लो में चलता रहेगा। आज हम नेटफ्लिक्स पे कोरियन शोज़ देखते हैं,
इंडिया की एक फिल्म जो है वो यूएस में बहुत पॉपुलर हो जाती है। तो ये सब, ये जो पूरा आदान प्रदान चलता रहेगा, क्या इसको हम कॉलोनाइजेशन का नाम दे सकते हैं? नहीं, आदान प्रदान बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपको तो यात्राएं करनी चाहिए ताकि आप जा करके देख सको कि दूसरे लोग जी कैसे रहे हैं। और बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ सबको कि आप तो सचमुच यात्रा करो, उत्तर भारत में तो दक्षिण भारत जाओ, पूरब को देखो, और अगर संसाधन है तो विदेश भी जाओ, वहाँ देख के आओ कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं, कैसे उनकी भाषा संस्कृतियाँ सब है। वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे को देखना, दूसरे को समझना, और फिर उसमें जो कुछ ऊंचा और अच्छा दिखाई दे उसको स्वीकारना, ये एक बात है जी। और अपने प्रति इतनी हीन भावना रखना और दूसरे से इतना दबकर जीना कि दूसरा जो कुछ भी कर रहा है बस उसकी नकल करनी शुरू कर दी, ये बिल्कुल दूसरी बात है ना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। भारत में जो दूसरी बात है यही ज़्यादा हो रही है। क्या आपके वैल्यू सिस्टम में ये बैठ गया है, विवेक नहीं है, बस ये है कि अगर उनका है तो ठीक हो, अगर उनका है तो अच्छा है। तो हम हर तरीके से उन जैसा बन जाना चाहते हैं। हम अपने धर्म को उनके धर्म जैसा बना देना चाहते हैं। हम अपनी संस्कृति को उनकी संस्कृति जैसा, अपनी भाषा को उनकी भाषा जैसा बना देना चाहते हैं। हम अपनी पूरी मानसिकता उनकी मानसिकता ऐसी कर दे रहे हैं। हमने अपने जीवन का लक्ष्य वो बना दिया है जो उनके जीवन का लक्ष्य है। हम हिंदी भी उनकी लिपि में लिखना चाहते हैं। हम हिंदी भी उनकी लिपि में लिखना चाहते हैं। हम रोटी को भी ROTI, मैंने एक बार बोला था ना, हिंदी भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, हिंदी लिखो तो हिंदी है HINDI, अभी हमारी हिंदी है HINDI। तो क्या करें फिर। हाँ, लेकिन हमें इस बात में एक गौरव की बड़ी अनुभूति होगी कि देखो भारत, और वो गौरव की बात है भी, लेकिन वो गौरव तब पूरा होगा ना जब आप डिकॉलोनाइजेशन भी पूरा करो। ऐसा ना हो कि इस तरीके की सतही चीज़ें करके हम अपने आप को संतुष्ट कर लें कि हमने बड़ा भारी तीर मार दिया। ये सतही चीज़ें हैं। ये शुरू करने के लिए ठीक है, ये हो सकता है अधिक से अधिक एक अच्छा आरंभिक कदम हो, पर इस बात को दूर तक जाना चाहिए, यहीं पर रुक नहीं जानी चाहिए बात। हमें बहुत ज़्यादा आदत हो गई अपनी पीठ थपथपाने की। कुछ छोटा सा करो और अपनी पीठ थपथाओ, बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। क्या बहुत बड़ा कर दिया? आप 100 तरीक़ों से गुलाम हो आज भी, वो गुलामी हटाओ ना। पर इसकी सीमा क्या होगी? जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि अब भारत में बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो इस चीज़ के पक्ष में आके खड़े हुए, तो उनको लोगों ने बोला कि भाई तुमने अपना नाम जिस खेल से कमाया है वो भी बाहर से ही आया है, तो तुम कहाँ से डिकॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हो? हाँ, ये सब चलते रहते हैं, ये छोटे मुद्दे, इन पे क्या टिप्पणी करनी। तो ये मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे में डिकॉलोनाइजेशन के नाम पे लोग क्रिकेट खेलना भी छोड़ दें? हाँ, वो मूर्खता की बात है। ऐसे तो आप कौन कौन सी चीज़ हटाओगे? ऐसे तो ना आप ये पैंट पहन सकते हो, ना मैं ये शर्ट पहन सकता हूँ, ये सब भी वहीं से आ रहे हैं। ऐसे तो आप क्या क्या हटाओगे? ऐसे नहीं हटाया जाता। आप जो खाना खाते हो, एक आम भारतीय की थाली जैसी होती है जी, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बाहर से ही आई हैं। आलू टमाटर मिर्च, आलू टमाटर, समोसा, जलेबी, पनीर, ये सब बाहर से ही तो आए हैं। तो आप किस किस चीज़ को ये बोल के हटा दोगे कि ये विदेशी है? बहुत लोगों को धक्का लग रहा हो, कहेंगे समोसा बाहर से आया है। जी जनाब, बिरयानी तो पता ही है बाहर से आई है, पुलाव भी बाहर से आया है, अब क्या करोगे? दूसरों से कुछ सीखने में या लेने में कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि जहाँ कुछ अच्छा होगा सीख लेंगे, पर सीखना एक बात होती है और नकल करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। सीखने के बाद आपसे भीतर से कुछ मौलिक उठता है और नकल करके आप मौलिकता की सारी संभावना ही समाप्त कर देते हो। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ये कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है ये हीनता की भावना से शुरू होती है और फिर नकल तक जाती है। हाँ। और वो हीनता की भावना तब तक नहीं हटेगी जब तक भारत अपने दर्शन को रीडिस्कवर नहीं करता। दर्शन और धर्म ये दोनों भारत में हमेशा एकदम परस्पर जुड़ी हुई चीज़ें रही हैं। भारत जब तक अपने मौलिक धर्म पर वापस नहीं जाता, और मौलिक धर्म भारत का बस एक बहुत छोटी सी बात बोलता है, मन को निर्मल करना ही धर्म है। सत्य क्या है? एकदम निर्मल मन ही सत्य है। जब तक भारत
अपने भीतर प्रवेश नहीं करता और अपनी ही शुद्धि पे ध्यान नहीं देता, तब तक उसके भीतर जो हीन भावना है वो आसानी से हट नहीं पाएगी। देखो, कोई है दूसरा जो बदतमीज है, बिल्कुल गंवार है, फूहड़ है, और उसने आपको इतना पीटा कि आप उसके फैन बन गए। ये होता है कि आपका जो ऑपरेसर होता है आप उसके प्रशंसक बन जाते हो। मेरे ख्याल इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं जी। तो आपका पड़ोसी है, उसने आपकी इतनी पिटाई लगाई कि आप उसके प्रशंसक बन गए। ये सुनने में अजीब बात लगती है पर ये एक्चुअली होता है। आपने कहा वाह बहुत बढ़िया आदमी होगा तभी तो मुझे इतना पीटा, इसने मुझसे इतना श्रेष्ठ है तभी तो इसने मुझे इतना पीटा, कि आपने उसकी सब उल्टी पुल्टी बातों की नकल करनी शुरू कर दी। अब वो फूहर है, गंवार है, बदतमीज है, तो उसकी प्रतिक्रिया में आप उससे भी ज्यादा फूहड़ और गंवार और बदतमीज बन गए। यह आपकी जीत है या आपकी बहुत बड़ी हार है? हार। और यही नहीं, अब यह भी हो सकता है कि और ज्यादा गंवार और बदतमीज बन के आप उसका मुंह तोड़ दो। आप उसका मुंह भी तोड़ दो तो भी ये आपकी जीत है कि हार है? हार। कोई आप को 100 बार हरा दे लेकिन आपका अपने में विश्वास न डगमगाए, ये होती है ना जीत। कि चलो यार बाहर की हार हो भी गई, कोई बात नहीं, बाहर की हार जीत चलती रहती है, बाहर भी एक दिन हो सकता है हम पलट के जीत जाएं, वो ठीक है, लेकिन मन नहीं हारना चाहिए। भारत में तो ज्ञानियों ने हमसे कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन नहीं हारना चाहिए ना। हमने मन हार दिया है, और मन हारने का लक्षण और प्रमाण होता है जब जिसने आपको हराया हो आप उसी के जैसा बनने की कोशिश शुरू कर दो। कि कोई था जो जंगली था, बर्बर था, असभ्य था, गंवार था, आक्रामक था, उसने मुझे हराया तो अब मैं भी जंगली, बर्बर, गंवार और असभ्य बन जाऊंगा। ये आपकी बड़ी से बड़ी हार हो गई। इस हार से बड़ी कोई हार नहीं होती। क्यों बनना है उसके जैसा? क्योंकि उन्होंने हमें इतना हराया ना, इसीलिए हम उनके जैसा बनेंगे। उनमें ज़रूर कोई अच्छी बात होगी तभी तो उन्होंने हमें इतना हराया। साहब आप जिन कारणों से हारे वो कारण दूसरे थे। उन कारणों की विवेचना करिए। आप तो उल्टा कर रहे हो। आपने तो जो आपके पास सबसे अच्छी और ऊंची बातें थी आपने उनको ही त्याग दिया, ये सोच के कि आप इन बातों की वजह से हारे हो। नहीं, जिन बातों की वजह से हारे हो बातें दूसरी हैं। वो बात यह है कि आपने अपनी ही ऊंची बातों पर कभी अमल नहीं करा था, आप इसलिए हारे या इसलिए पीछे रह गए। लेकिन बजाय ये मानने के कि आप अपनी ही अच्छी और ऊंची बातों पर अमल ना करने की वजह से हारे हो, आपने ये कह दिया हम अपनी अच्छी और ऊंची बातों की वजह से हारे हैं, तो इन बातों को त्याग दो और क्या स्वीकार कर लो, क्या ग्रहण कर लो, इधर उधर की जो ओछी बातें हैं वो सब स्वीकार कर लो, उनको ही अपना धर्म, आदर्श, कामना और कल्चर बना लो। हमने ये कर डाला है। भारत एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि जैसे ये बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है, पर थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा कि कहीं कोई विपरीत काम तो नहीं हो रहा। ये जो हीनता की भावना की हम बात कर रहे थे, क्या ये पैरेलली एक विक्टिमाइजेशन की भावना के बहुत पास नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति के मन में बात बैठाओ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, वो उतना और ज़्यादा अपने आप को हीन समझने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा सा है कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं तो आपकी दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना हो गई तो आप कह रहे हो कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन अहंकार कभी स्वयं को तो गलत मानता नहीं। अहंकार ये तो मानेगा नहीं कि मैं गलत था। तो अहंकार ने स्वयं को बदलने की जगह गाड़ी बदलनी शुरू कर दी है। अब ये हो रहा है भारत में। हमने ये नहीं माना कि गाड़ी हमारी हमेशा से अच्छी थी। हमारा धर्म, हमारा दर्शन वो बिल्कुल ठीक है। जो हमारा एकदम केंद्रीय दर्शन है वो वेदांत है, और वो बिल्कुल ठीक है, पूर्ण है, परफेक्ट है।
आपको इधर उधर जा करके उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती हमारी ये रही कि हमने वेदांत पर कभी अमल नहीं करा। तो बदलना हमें अपने आप को चाहिए था। हमें कहना चाहिए था कि अगर हम कहीं पीछे रह गए या कहीं हमारी हार हो गई तो उसकी वजह ये है कि हमने कभी समझा ही नहीं कि वास्तव में उपनिषदों ने क्या कहा है, गीता का दर्शन क्या, हमने कभी समझा नहीं, हम इसलिए पीछे रह गए। हमने क्या करा कि हमने जो कुछ भी हमारा सबसे अच्छा था, सुंदर था, सर्वोत्कृष्ट था, हमने उसको ही त्यागना शुरू कर दिया है। और अब तो जो नई पीढ़ी खड़ी हो रही है बहुत हद तक ऐसी हो गई है कि उसके लिए भारतीयता का अर्थ ही हो गया है मीडियोक्रिटी। और उसके विपरीत एक ऐसी पीढ़ी भी खड़ी हुई है जो अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी बोलती है और राष्ट्रवाद के नाम पे वो पश्चिम की नकल कर रही है। अगर आप आज के जवान लोगों को देखेंगे, मान लो 25 साल 15 से शुरू करके 25 साल इस आयु वर्ग के लोगों को देखिए तो दो तरह के मिलेंगे। एक तो वो हैं जो हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देना चाहते हैं जिसके साथ भारत या इंडिया जुड़ा हुआ है, कहते हैं हटाओ इसको। और दूसरे वो हैं जो कहते हैं मैं तो खालिस देसी हूँ, और खालिस देसी होने के नाम पर वो सिर्फ बर्बर और गंवार आचरण करते हैं। भाई भारतीय होने का मतलब असभ्य और पाशविक होना कब से हो गया? इसमें आपने बीच में एक बात कही थी कि भारत को अपना जो पुराना एक दर्शन है उसको रीडिस्कवर करना पड़ेगा। अब जैसे आपने बोला रीडिस्कवर, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा हिट करी कि हमें उसे रीडिस्कवर क्यों करना पड़ रहा है, हमारे आसपास वो आज क्यों गायब हो गया है? देखो, कुछ तो कारण ये है कि वो भारत में बहुत प्रचलित कभी हुआ ही नहीं। उसके बहुत ऐतिहासिक कारण रहे हैं, लेकिन भारत में जो हमारा सर्वोच्च दर्शन है वो कभी बहुत प्रचलित हुआ ही नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण तो जातिवाद भी था, ठीक है। और समाज एक दिशा में चल रहा है और दर्शन दूसरी दिशा में चल रहा है। और समाज जिस दिशा में चल रहा है, समाज ने ही तय कर लिया कि हम दर्शन को समाज के एक बहुत बड़े तबके तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जबकि दर्शन यही समझा रहा है कि तुम ये जो कर रहे हो ये बेवकूफ़ी है। दर्शन सबके लिए होता है, स्त्री पुरुष सबके लिए है दर्शन। ज्ञान पर किसी का विशेषाधिकार थोड़ी है। अब उपनिषद तो ये समझा रहे हैं कि तुम देह हो ही नहीं, तो जाति कहाँ से आ गई? पहली बात ही है यू आर नॉट द बॉडी, ना हम देहास्मि। तो उपनिषद तो ये समझा रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो बिल्कुल दूसरी तरीके से चल रही है। तो जो दर्शन वाला हिस्सा है वो श्रुति का हो गया, और जो सामाजिक हिस्सा है वो स्मृति का हो गया। और भारत में इन दोनों में बड़ा भेद रहा है। हमें समझते नहीं, हम अक्सर श्रुति और स्मृति की बात एक ही सांस में कर जाते हैं। श्रुति और स्मृति बहुत तरीकों से एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। और भारत में जो आप सामाजिक गड़बड़ पाते हो उसका बहुत बड़ा कारण जो स्मृति वाला हिस्सा है वो है। वो स्मृति में क्या क्या आते हैं? स्मृति में आते हैं एक तो पुराण और दूसरा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब जो सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए जिनमें नियम कायदे वगैरह दिए गए हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, ये सब तो ये हो गए। तो ये जो स्मृति वाला हिस्सा है ये श्रुति से बिल्कुल अलग चला है। हालांकि परंपरा ये भी रही है मानने की कि श्रुति का स्थान स्मृति से हमेशा ऊपर है और श्रुति प्रमाण ही आखिरी होता है। श्रुति माने वेदांत, श्रुति माने वेदांत, श्रुति माने दर्शन के तौर पर वेदांत। लेकिन जो आम जनमानस की संस्कृति रही वो स्मृति से चली है, श्रुति से नहीं। ये भारत के साथ दुर्घटना हो गई। तो इसीलिए आम आदमी तक जो कोर फिलॉसफी है वो कभी पहुंची ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज का जो भारतीय है वही कंज्यूमरिस्ट हुआ जा रहा है या वही हीन भावना में दबा जा रहा है पश्चिम के प्रति। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, तो उन्होंने भारतीयों की दशा को देखा था और देखा कि किस तरीके से भारत इतना गरीब है,
लेकिन फिर भी भारतीय पगलाए रहते हैं विदेशी कपड़ों के लिए। और अंग्रेज़ क्या करते हैं कि भारत का ही कपास लेते हैं, भारत का ही नील लेते हैं, इंडिगो, और उसी से वहाँ पे जा कर के मैनचेस्टर में कपड़ा बनता है और कपड़ा वापस आता है और भारतीय उसको बहुत ललक के साथ पहनते हैं। तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, वो अंकित हो गई थी मुझ में, कि विदेशी जुल्हान के मानहु भय गुलाम। और ये जो उन्होंने कहा था, ये उन्होंने 19वीं शताब्दी में कहा था, 1850-60 के आसपास का ये उनका वक्तव्य है, या 1870, क्योंकि 1885 के आसपास तो उनकी मृत्यु ही हो गई थी। विदेशी जुल्हान के मानहु भय गुलाम। तो तब भी यही चल रहा था कि हम विदेशी जुलाहों के गुलाम थे, मतलब जो विदेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हम उसके गुलाम थे। ये भारत में चलता ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी तक जो भारतीय दर्शन है वो पहुंचा ही नहीं। आम आदमी तक धर्म के नाम पर किससे कहानियां पहुंचे हैं बस। आप एक आम हिंदुस्तानी से मिलिए, हिंदू से मिलिए, उससे पूछिए धर्म क्या है तुम्हारे लिए, बताओ धर्म माने क्या, तो कहेगा दिवाली पे पटाखे छोड़ देंगे, कुछ उसको कहानियां पता है धर्म के नाम पे, बस उससे पूछो दर्शन बता, दर्शन, धर्म का मर्म बता, उसे नहीं पता। ये भारत के साथ ट्रेजेडी हुई है। मैं इसमें एक चीज़ और देखता हूँ कि धर्म को लेकर जो सवाल जवाब होते हैं वो होते हैं बिल्कुल छोटी उम्र में, और उस छोटी उम्र में आप बच्चे को शायद उपनिषद समझा भी नहीं पाओ, तो उस वक्त ये कहानियाँ बता दी जाती हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसके बाद उसकी लाइफ में जो इंक्वायरी रहती है वो सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में रहती है, धर्म को लेकर कोई भी सवाल पूछता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो उपनिषद वेदांत सारी चीज़ें हैं, इनको एक बड़ी एक वयस्क उम्र में सिखाने की ज़रूरत है शायद। वो नहीं, ऐसा नहीं है। जो वेदांत दर्शन के सिद्धांत हैं वो जटिल नहीं है। वहाँ पे वास्तव में सिद्धांत भी नहीं, वहाँ जिज्ञासा है, सवाल पूछना है। प्रकृति को देखो और फिर जो भी जिज्ञासा मन में आए उसको सामने रखो, ये वेदांत का तरीका है। तो अभी सुबह हो रही, जैसे आज मौसम अच्छा है, बारिश हो रही थी, तो मैं उधर खड़ा हुआ था, मुझे खिड़की से बाहर बैडमिंटन कोर्ट पर गिलहरी दिख रही है, और बैडमिंटन कोर्ट के इधर चारों ओर खूब हरियाली थी। वो वहाँ रहे, कभी कोर्ट पर आए, फिर वहाँ रहे। तो एक छोटे बच्चे को बस ये दिखाना है, बैठ जाओ देखो, और उसे मज़ा भी आ रहा है, और उसको ये भी अनुमति है कि तुम गिलहरी के पीछे भी दौड़ सकते हो, जाओ। तो प्रकृति को देखना और प्रकृति को समझने की कोशिश करना, प्रकृति में दोनों चीज़ें आती हैं। ये जो बाहर गिलहरी घूम रही है वो भी, और जो भीतर गिलहरी घूम रही है वो भी। माने दुनिया को भी देखो, स्वयं को भी देखो, और उससे जीवन को और स्वयं को समझने का प्रयास करो। ये वेदांत है। और ये चीज़ तो बचपन से शुरू हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें इतने जटिल सिद्धांत हैं कि जब तक आप 18 की नहीं हो जाते तब तक आप उसमें शुरू ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई अगर अपने घर में इसी चीज़ को प्रमोट करे कि वो बच्चे को प्रश्न करना, सवाल करना, चीज़ों को देख के समझना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने आप वेदांत में एक तरह से दीक्षा दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मुझे अभी आपके एक लेख की एक लाइन याद आई अभी, उसमें आपने लिखा था एक जगह पे कि अक्सर लोकप्रियता श्रेष्ठता का मापदंड नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। तो न तो लोकप्रियता और न ही आपकी प्रसिद्धि, आपकी विजय यात्रा, आपकी चक्रवर्ती गाथा, इनमें से कोई भी श्रेष्ठता का अनिवार्य प्रमाण नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि कोई जीत गया है वो श्रेष्ठ नहीं हो गया, सिर्फ इसलिए कि कोई प्रसिद्ध है वो श्रेष्ठ नहीं हो गया। लेकिन हम अभी दबे बैठे हैं, हमें लग रहा है उनके पास ताकत बहुत है, अरे बाप रे बाप, पैसा देखो उनका, एटमी जखीरा देखो उनका, सब कुछ तो उनके पास है ना। बम से लेकर फिल्मों तक सब कुछ बढ़िया वही बना रहे हैं। और अब तो भारत में भी चीज़ें बनने लगी, नहीं तो कहते हैं आज़ादी के बाद सुई भी आयात करनी पड़ती थी, बेहतर गाड़ियां भी वही बनाते हैं, सब कुछ। तो हम बड़ी हीन भावना में दब गए हैं, और हीन भावना में दब करके हमने अपने आप को बदलने की जगह अपना दर्शन ही बदल डाला है। जैसे कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ क्योंकि आपने किताब पढ़ी ही नहीं, तो आप किताब बदलने लग जाओ। आपका कोई किताब खराब है, भाई किताब खराब नहीं है, तूने वो किताब पढ़ी होती तो तू पास हो गया होता।
और स्वयं को बदलने की जगह तो किताब को बदल रहा है, तो दोबारा फेल होगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जब कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो बस इसी लेयर तक डीप आ पाते हैं कि वो कहते हैं कि देखो आज दुनिया में सब लोग वेस्ट का कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना हमें गुलाम बना रखा है। पर आज आपने जिस तरह से रिलीजियस, साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल कॉलोनाइजेशन की बात करी, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कॉलोनाइजेशन और डीपर है, वो एक दो लेयर और नीचे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात को अगर एकदम वेदांत की भाषा में पूछोगे तो ये होगा, आत्मा ही मौलिक है और ये दुनिया में जितने विषय हैं इनका काम है आकर आपके मन को कॉलोनाइज करना। कॉलोनी का यही मतलब होता है ना कि कोई बाहरी चीज आके आपके भीतर अड्डा बना ले, उसको कॉलोनी बोलते हैं। मान लो कोई बाहरी बैक्टीरिया है, वो भीतर घुस गया और आपकी आंत में बैठ गया, तो कहते हैं अब आपकी आंत में देयर इज अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। तो बाहरी प्रभाव सब आपके जब मन में आके बैठ जाएं, उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, उपनिवेशवाद। और हमारे मन में तो सब बाहरी प्रभाव बैठे हुए हैं, तो वहां पर है असली कॉलोनाइजेशन, उसको हटाने की जरूरत है। और जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो कॉलोनाइजेशन इंडिविजुअल के ऊपर एक विदेशी भी कर सकता है और उसके देश के लोग भी कर सकते हैं। उसके देश के लोग भी कर सकते हैं, उसके पड़ोस के लोग कर सकते हैं, उसके घर के लोग कर सकते हैं। तो कॉलोनाइजेशन का यही मतलब नहीं है कि वो जो गोरा आदमी है वो आके आपको कॉलोनाइज कर गया। आपका अपना समाज भी तो आपको कॉलोनाइज कर रहा है, और वो कॉलोनाइजेशन बराबर का खतरनाक है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा। ये जिनको आप इन्फ्लुएंसर बोलते हो, इनको आप कॉलोनाइजर भी तो बोल सकते हो। जो सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, ये दिन रात आपका दिमाग भ्रष्ट कर रहे हैं। व्यूज पाने के लिए और ज़्यादा कचरा परोसा जा रहा है ना देश को, नेशनल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम सोशल सब पे। तो यही तो कॉलोनाइजेशन है, ये भी है। और एक के बाद एक और बड़े होते जा रहे हैं, चाहे चैनल हो, टीवी चैनल, चाहे सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते आ रहे हैं? आपके दिमाग को और ज़्यादा भ्रष्ट करके, एकदम गंदगी परोस करके। ये है कॉलोनाइजेशन, इसको रोको ना। तो मैं इसमें एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने एक समय पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था कि उनका जो अपना एरिया था यूरोप का, वो वहाँ पे अपना वर्चस्व और बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह पे अपनी कॉलोनी स्थापित करी। उसी तरह से आपने जैसे भी इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, इन्फ्लुएंस की बात करी, तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोग बिल्कुल इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरह से समाज में अपनी कॉलोनी स्थापित करनी शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल, एकदम। दूसरे को ब्रेन वॉश करना एक प्रकार का कॉलोनाइजेशन है, बिल्कुल। और पूरे देश को ही ब्रेन वॉश कर दिया, ये और बड़ा कॉलोनाइजेशन है। तो एक तरह से डीकॉलोनाइजेशन की बात तभी सार्थक है जब इंडिविजुअल फ्रीडम आपके लिए सबसे बिल्कुल ऊपर की, फ्रीडम ऑफ माइंड। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। उसकी बड़ी सुंदर पंक्ति अभी क्यों नहीं आ रही दिमाग में, वेयर द माइंड इज नॉट ब्रोकन इनटू नैरो फ्रैगमेंट्स ऑफ, वो है असली डीकॉलोनाइजेशन। खोलिएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, बहुत सुंदर कविता है। वो कविता बताती है कि किसको आप बोलोगे वास्तविक डीकॉलोनाइजेशन। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. बहुत सुंदर। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ये है decolonization, defragmentation, unification, एकत्व। और वेदांत को मैं बोलता हूं द ग्रेट यूनिफायर, आत्मा जो एक है, अद्वैत, एक भी नहीं, वो आत्मा है, द ग्रेट यूनिफायर, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, नॉट because you are influenced
not from your ego center, but from your truth center. वो है where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Freedom, वास्तविक freedom, that is decolonization. और यही हमारी प्रार्थना हो सकती है कि उस मुक्ति में ये भारत देश हमारा किसी तरह जागृत हो पाए, वही असली चीज होगी. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. फ्रीडम ही हेवन है और फ्रीडम ही अवेकनिंग है. और कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है दास्ता, गुलामी. और गुलामी राजनैतिक वगैरह बहुत बाद में होती है, सबसे पहले मानसिक होती है.